Hello everyone. So we have already seen some part of the bond characteristics, ठीक है, जिसमें हमने बॉन्ड लेंथ देख लिया, ठीक, बॉन्ड एंगल देख लिया, अभी बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी रहती है देखने की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बॉन्ड ऑर्डर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें ज़्यादा कुछ ऐसे बात करने को है नहीं, ठीक है. सो विल टेक अ लुक एट वट एवर इज लेफ्ट इन बॉन्ड एंगल एंड देन बॉन्ड एनर्जी, ठीक है. तो बॉन्ड एंगल लास्ट टाइम जैसे हमने बात करी थी, बॉन्ड एंगल जो था तुम्हारा किस तरीके से वेरी करता है. फर्स्ट वाज कि हम उसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, जो भी हमारे पास दो कंपाउंड्स दिए हैं, है ना, अभी उसमें जिस भी एंगल के लिए बोल रहे हैं हम उसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे. हाइब्रिडाइजेशन के बाद अपन देखेंगे कि भाई और क्या इसमें ऐसा है कि देख लें, मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया दोनों का डिफरेंट है तो उससे एंगल पता चल जाएगा. अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है तो देन वी विल लुक एट द लोन पेयर्स. अब लोन पेयर्स जिसके होते हैं, जिसमें ज़्यादा लोन पेयर होगा उसका एंगल छोटा हो जाता है, ठीक. तो अगर लोन पेयर है और किसी में कम, मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन लोन पेयर्स, तो भी हमें एंगल पता चल जाएगा. मान लो ऐसा कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर हमारा आता है तो वो कि हम सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम्स को देखते हैं. अगर सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट है, या फिर सराउंडिंग एटम सेम है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है, तब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम्स पे डिपेंड करता है, ठीक है. तो मैं दोबारा से वो दोनों के दोनों केसेस लिख रहा हूँ, ठीक है. केस वन क्या था? केस वन इज़ अगर सी ए सेम है, नहीं सी ए सेम नहीं, अगर एस ए सेम है, मतलब सराउंडिंग एटम सेम है, सी ए जो सेंट्रल एटम है वो डिफरेंट है, ठीक है जी. तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी ए, ठीक है. और अगर सी ए सेम हो जाता है, केस टू, सी ए सेम, एस ए डिफरेंट, तो बॉन्ड एंगल जो है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, सॉरी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एस ए, ठीक है. तो इसी तरह पे हम कुछ एक क्वेश्चन जो हमारे लास्ट ईयर टाइम पे बचे थे वो देखते हैं, ठीक है. ये कुछ एक्सेप्शंस वाले भी हैं. OF2 OCl2, अगर इसमें ध्यान से देखो O सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, तो H2F2Cl2, H2F2Cl2 में सबसे ज़्यादा F2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और इसका मतलब बॉन्ड एंगल सबसे कम इसका होना चाहिए. तो OF2 फिर किसकी है, Cl2 की, OCl2 Cl की, उसके बाद है ना भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स, इसकी सबसे ज़्यादा है, ये सराउंडिंग एटम Cl, ये H, तो OH2. लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ये वाला जो वो है ऑर्डर ये रिवर्स होता है. क्यों होता है? तो इसको हम भाई लॉजिकली तो यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसलिए ये बता रहा हूँ. क्यों? क्योंकि देखो OF2 ऐसा होता है, पहले लिख लेते हैं और फिर मैं बताता हूँ ये क्यों होगा. क्योंकि अगर तुम देखो तो OH, ठीक है, हालांकि यहाँ पर अगर तुम देखो इतना आएगा. अगर तुम इसको लोगे Cl को, तो Cl में ये दोनों के दोनों ना बड़े होते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स भी बड़े होंगे. अगर इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बड़े होंगे तो क्या होगा, दे विल रिपेल ईच अदर, रिपेल करेंगे तो एंगल बढ़ जाएगा. क्लियर होगी बात? ये तुम अपने शब्दों में लिख लेना कि Cl के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो रिपेल करते हैं, इस वजह से ये एक दूसरे को ये एंगल जो है बॉन्ड एंगल वो बढ़ा देंगे, ठीक है. तो ओके, तो ये इसका एंगल जो है वो याद रख लेना भाई. ये जो एंगल है ये आगे काम आएगा बहुत जगह पे, ठीक है, 111 डिग्रीज, ठीक है. तो यहाँ पे बस इतना लिख लेना, Cl atoms have bigger electron clouds which will repel each other, hence will increase this angle, ठीक है. Let's say we have this NF3 PF3 PH3 NH3 और OCl2. मान लो ये तुम्हारे पास ये 5 दिए हैं, बोला कि इनके एंगल्स को कंपेयर करो. तो हम कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें क्या क्या है, हमारे पास सेम सेंट्रल एटम डिफरेंट सराउंडिंग एटम वाले हैं, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं.
सेम, ये दोनों भी ऐसे ही कंपेयर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, सेम सराउंडिंग एटम में डिफरेंट सेंट्रल एटम है, इनको भी कंपेयर कर सकते हैं। तो हम इन चारों को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। ये वाला हमें नहीं पता, लेकिन हमें इसका एंगल ज़रूर पता है, दिस इज़ 111 डिग्रीज। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। NF3 और NH3 में अगर हम देखें, N सेम है, सेंट्रल एटम सेम, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो NF3 का जो बॉन्ड एंगल है, मैं बॉन्ड एंगल पे लिखूंगा जो भी लिखूंगा अभी से, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल के हिसाब से ये होगा। सेम वे में अगर मैं PF3 की बात करूंगा तो PF3 विल बी ऐसे, ठीक है। नाउ दूसरा, ये तो केस 2 था, ये केस 1 आ गया। अगर मैं N और P इन दोनों को कंपेयर करूं तो इसमें क्या है, NF3 और PF3, FF सेम है, सराउंडिंग एटम सेम है, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा बॉन्ड एंगल। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इससे, तो यहाँ पे क्या होगा, PF3 का एंगल जो होगा वो NF3 से कम होगा, ठीक है। अच्छा, सेम वे अगर तुम PH3 की बात करो तो इसका एंगल NH3 से कम होगा। क्लियर इनफ, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें हम PF3, ठीक है, इसमें कैसा आएगा, PF3 सबसे कम, फिर PH3, फिर NF3, फिर NH3 और लास्ट में Cl2O। अभी मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ Cl2O, क्योंकि इसका 107 डिग्रीज होता है और इसका 111 डिग्रीज है, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा होगा। क्लियर इनफ, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग विच यू हैवंट रेड सो फार, विच इज़ ईथर्स। अगर मैं ईथर्स के एंगल की बात करूँ, ठीक है, OH, तो ईथर्स क्या होता है पहले वो समझो। ये जो H है, वाटर के जो H है, इन दोनों को हटा के मैं एल्काइल ग्रुप्स लगा दूं, है ना। एल्काइल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है। अब तुम पूछ सकते हो सर एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, तो एल्काइल ग्रुप्स जो R होता है दैट इज एल्केन माइनस हाइड्रोजन। किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो, किसी भी कार्बन पे लगा हुआ एक हाइड्रोजन, सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा दो, तो जो रिजल्टिंग ग्रुप आएगा दैट विल बी योर एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे CH4 मीथेन है, तो ये -H कर दो, क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड उसका खाली हो जाएगा, CH3 आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप, जैसे मीथेन था भाई, एल्केन था तो एल्केन से एल्काइल बन गया, एल्केन से एल्काइल बन गया, तो मीथेन से मिथाइल बन गया। सेम वे ये क्या है, C2H6 -H, ये क्या आ जाएगा, C2H5। अभी के लिए इतना ही समझते हैं, ठीक है। ये इथेन से इथाइल बन गया, ये तो इथेन है ना कि नहीं है, इतना तो पता होगा सबको, ठीक है। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, ठीक है। इस तरीके से ये ग्रुप्स होते हैं। और ध्यान रखना, जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा भाई, CH, तो ये एक एटम नहीं है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स है। सेम वे अगर मैं इसका बनाऊं तो ये तो और भी बड़ा है, तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, बड़ा बल्कि हो गया। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते चले जाएंगे और भी ज़्यादा बल्कि होता चला जाएगा। तो आइडियली अब यहाँ पे तुमको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ये θ1 है और ये θ2 है। अगर हम देखें इसमें यहाँ पे भी जो सेंट्रल एटम है O, दैट इज़ कनेक्टेड टू C, इस केस में भी C, तो R से जुड़ा है मतलब C से जुड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ OH और H, एक में O, C और C, बाकी आगे जो भी है वो है, लेकिन C से तो जुड़ा है ना, तो OHOC ये वाले केस में आया कि सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट है। अब सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, वो भी इन्वर्सली। कैसे, अब देखो यहाँ पे इसकी 2.1 होती है, इसकी 2.1 होती है, इनकी क्या होती है 2.5 है। इसका मतलब बॉन्ड एंगल इसका छोटा होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ये θ1 है और ये θ2 है तो θ1 इज़ लेस ग्रेटर दैन θ2। ये आना चाहिए आइडियली, लेकिन ये आता नहीं है। क्यों? यहाँ पे एक फैक्टर जो कि और जगह यूजली नहीं होता वो है, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ना, वैसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, वो क्या होगा कि इधर पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जैसे ये देखो CH3 एक ग्रुप है ना, तो इसका
घेराव बड़ा होगा, ये फैला ज़्यादा होगा, तो इन ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन होता है और इस रिपल्शन की वजह से ये एंगल थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये नहीं होता, एंगल इसका ना समवेयर अराउंड ऑन एन एवरेज θ2 इज़ ऑन एन एवरेज 110 डिग्रीज, और तुम्हें पता ही है ये θ1 इक्वल टू कितना होता है 104.5 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर इनफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो सिंपल चीज़ें हैं, ये θ2 इज इक्वल टू 110 डिग्रीज, θ1 θ2 और व्हाट एल्स इज देयर। हाँ, तो इतना क्लियर है। अब क्योंकि यहाँ पर तुम देख रहे हो कि एंगल इससे बड़ा है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली हो गई, क्योंकि तुम इसको डिड्यूस नहीं कर पाओगे जो तुम्हारे पास रूल्स हैं। यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ भी याद रखनी है जो कि मैंने यहाँ नहीं बताई थी। ठीक है, तो रिपल्शन इज देयर। अब रिपल्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही एंगल खुलता चला जाएगा। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, अच्छा पहले इसमें एक लाइन लिख लो, मैं बोलता जा रहा हूँ उसको लिख लेना। द एंगल बिट ऑफ ईथर्स, द एंगल ऑफ ईथर्स is slightly more than that of water because O is surrounded by groups which have atoms, which have surrounded by groups which have repulsion between them, and because of that repulsion the angle increases, है ना। एंगल को थोड़ा सा होना पड़ेगा to maintain that repulsion, एंगल इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये अराउंड 110 डिग्रीज आता है, और हायर द रिपल्शन हायर द बॉन्ड एंगल। ठीक है, हायर द रिपल्शन हायर द बॉन्ड एंगल। यहाँ CH3 छोटे हैं, यहाँ एक CH3 एक C2H5 है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये दोनों के दोनों बड़े हो गए, तो एंगल जो होगा वो इस तरीके से होगा। सबसे बड़ा एंगल ये होगा θ3, सबसे उसके बाद θ2 और फिर θ1। अगर तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, θ1 इज़ लेस देन θ2 इज़ लेस देन θ3। ठीक है, तो आर वी क्लियर? दैट्स इट, क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी की। देखो भाई, बॉन्ड एनर्जी का जो वेरिएशन होता है दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तुम्हें ये पता ही होगा, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड उतना ही कच्चा होगा, और जिसका बॉन्ड जितना कच्चा होगा उसे तोड़ना उतना ही आसान होगा, या उल्टे दूसरे शब्दों में कहा जाए, जो बॉन्ड जितना वीक होगा उससे निकलने वाली एनर्जी, उसके बनने पे निकलने वाली एनर्जी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो उतनी ही कम होगी। गॉट इट? तो ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी, तो पहले बॉन्ड एनर्जी की बात कर लो। ठीक है, इसको दोनों तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन यहाँ पे हम जो सेकंड डेफिनेशन है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, जो सेकंड डेफिनेशन है वो यूज़ करेंगे कैटेगरिकली, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता बच्चों को। पहली डेफिनेशन अगर हम देखें बॉन्ड एनर्जी की, जो एक्चुअली में डेफिनेशन है दैट इज़ कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ऐसा लिखो, बॉन्ड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of that bond are formed। ठीक है ना, जो भी बॉन्ड की बात कर रहे हैं वो बॉन्ड, अगर 1 mole of those bonds are formed, that energy release is called bond energy। ठीक है, bond energy is the energy release when 1 mole of that bond are formed। ठीक है, ये पहली डेफिनेशन होगी। सेकंड लिखना और, ठीक है, the amount of energy needed to break, और the amount of energy needed to break the bond, break 1 mole of a particular bond, amount of energy needed to break 1 mole of a particular bond। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये अगेन जैसे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती थी, किस किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट ये डेल्टा EN पे डिपेंड करती है,
भाई देखो डेल्टा ई एन जिसका जितना ज़्यादा था उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी थी, और जिसकी बॉन्ड लेंथ उतनी जितनी ज़्यादा छोटी होगी, ऐसे अगर तुम्हें याद हो कि बॉन्ड लेंथ जो थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी डेल्टा ई एन के, और तुम्हें पता है बॉन्ड लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि बॉन्ड एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। ठीक है, क्लियर होगी बात, ये ध्यान रखना है। तो अगर हम इसमें एग्जाम्पल लें HCl, HF, HBr और HI का, तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसका ये तो कांस्टेंट है, 2.1 है सब जगह। ठीक है, सॉरी 2.1 है, ये कितना हो जाएगा, ये 2.5 होता है, ये 2.8 होता है, ये 4 होता है, और ये 3.0 होता है। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी जो होगी, बॉन्ड एनर्जी HF की सबसे ज़्यादा होगी, और HCl की फिर होगी, फिर उसके बाद HBr की होगी, उस पर HI की होगी। इतना क्लियर हो गया तुम्हें? सिर्फ सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में अगर तुम देखो सेम टाइप के बॉन्ड्स हैं ये, H एक एटम सेम हो गया, बाकी तुमने करके देख लिया, सिंपल इनफ। ठीक है, तुम इससे इस तरीके से भी कह सकते हो कि इसकी बॉन्ड लेंथ जो है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो हम सेम अगर चीज़ लिखें तो ये इस तरीके से लिखी जा सकती है। तो अगर ये भी लिखा हो ना तो इससे भी तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए। अगर ऐसा लिखा हो तो मतलब बॉन्ड लेंथ का लिखा हो तो बॉन्ड एनर्जी का तुम्हें पता चल जाना चाहिए। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब एसिड होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये समझ लो जो तुमने अभी तक पढ़ा है उसी की डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। एसिड क्या होता है, जो कि H+ दे सके। एसिड क्या होता है, जो कि H+ दे सके, और जो जितनी आसानी से या जितनी ज़्यादा तादाद में, मात्रा में, जितनी ज़्यादा मात्रा में, अमाउंट में H+ दे देगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, यहाँ पर किसी को भी तोड़ के H+ निकालने में क्या होगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। कैसे? H+ और X-, HX एसिड है ना, इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा। अगर बॉन्ड तोड़ना है तो किसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा आसानी से टूटेगा, मतलब किसमें ज़्यादा H+ ज़्यादा निकलेगा या जल्दी निकलेगा, जो बॉन्ड आसानी से टूटे या जो बॉन्ड मुश्किल से टूटे। सिंपल सी बात है, जो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा उसमें ये, जो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा उसमें ये H+ ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। तो आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला, क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। तो अगर तुम देखो HI की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, लीस्ट है, दैट मीन्स इसको बॉन्ड को तोड़ना, ब्रेकिंग द बॉन्ड इज़ ईजी, दैट मीन्स H+ जो देगा वो सबसे पहले ये देगा। तो तुम ध्यान से अगर देखो, है ना, ब्रेकिंग द बॉन्ड इज़ ईजीएस्ट। ठीक है, तो अगर तुम इनको, अगर तुम इनको देखो तो हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होगी? HI की सबसे ज़्यादा होगी, जिसका बॉन्ड सबसे वीक है। ठीक है, HBr की उसके बाद, और फिर HCl एंड देन HI। ठीक है, तो HF, सॉरी नॉट HI। क्लियर होगी ये बात? इस तरीके से तुम देख सकते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन तुमने यहाँ देखी बॉन्ड एनर्जी वाली, वो तुम्हारी एसिडिटी के भी काम आ गई। ठीक है, हालांकि इसको बहुत और तरीके से भी देखा जा सकता है, और जगह भी मैं इस पर डील करूँगा, डोंट वरी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं तुम्हारी। ठीक है, अब है बॉन्ड ऑर्डर। भाई जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी वाला होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर हम सेकेंड देखें, दैट इज़ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट BE इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर देखें तो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका मतलब इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, इसका ज़्यादा, और इसका सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो क्लियरली एकदम क्लियर है। तो उसमें लिख लो, हाँ इसको लिख लो। सेकंड, नेक्स्ट वाला लिखते हैं। थर्ड इज़ एटॉमिक साइज़। ठीक है, तो एटॉमिक साइज़, अब देखो एटॉमिक साइज़ जिसका जितना बड़ा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम। तो हम तुम लिख सकते हो कि बॉन्ड एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज किसी भी एक एटम का, ठीक है। कैसे, वो देखो। क्या बात कर रहे हैं, हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स टॉक अबाउट दिस, सी सिंगल बॉन्ड सी और सी सिंगल बॉन्ड एन और सी सिंगल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो सी एन और ओ, सी में सी सबसे ज़्यादा बड़ा है, सी सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है भाई। एक तो सी सेम है ना, दूसरे में एक सी है, एक एन है, एक ओ है। साइज़ किसका सबसे ज़्यादा बड़ा भाई, क्योंकि ये एक ही पीरियड के हैं, तो इधर राइट में जाते हुए है ना, पहले सी आता फिर एन आता फिर ओ आता है, तो साइज़ डिक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो सबसे ज़्यादा साइज़ इसका हुआ, सबसे कम साइज़ इसका हुआ। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो साइज़ के हिसाब से भी अगर तुम देखो तो ये वाला सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो जिसका साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी इससे कम होगी। क्लियर। सेम वे अगर मैं ऐसे बात करूँ तो ये ध्यान रखना, ऐसे ही होगा। आर वी क्लियर, ठीक है। इस तरीके से ये बॉन्ड एनर्जी है। तुम इसको, इसी चीज़ को इसके हिसाब से भी देख सकते थे, कहाँ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ पर अगर तुम देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा है, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे सबसे कम है। आर बी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी देख सकते हो तुम। इनफैक्ट एच कहाँ गया, वो एच इस वाले को भी देख सकते हो। इसमें आई का साइज सबसे बड़ा है ना, एच तो सेम है सब जगह, और एक्स जो है हेलोजन जो है वो चेंज हो रहा है। तो अगर आई का साइज सबसे बड़ा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, देखो। तो यही वाली चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके अच्छा, अब ये जो फोर्थ वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूँ, तुम्हारे पास एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये सिंगल बॉन्ड है, ध्यान रखना अपने हिसाब से, मतलब गालना कि नाइट्रोजन में 3 होते हैं, ऑक्सीजन में 2 होते हैं, है ना। ये सिंगल बॉन्ड की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। क्लियर इनफ। ओके, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि इसमें क्या बॉन्ड एनर्जी का वो होगा। तो यहाँ पर जितना भी हमें दिया है बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो 0 0 0 0 है सब, इसके बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, क्या हम बॉन्ड ऑर्डर भी एक एक है इस केस में भी। अच्छा, साइज़ दोनों का सेम आता जा रहा है ना, चाहे इधर जाते हुए डिक्रीज कर रहा है लेकिन दोनों का साइज़ सेम आता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम दूसरा एक फंडा लगाते हैं। इसमें देखो, इसमें जो बॉन्ड एनर्जी होती है, ठीक है, वो इस तरीके से होती है। तुम यू विल बी सरप्राइज्ड अ लिटिल, ठीक है। तो क्लियर इनफ। यहाँ पर देखो CC ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हारे हिसाब से क्या था, FF सबसे छोटा है, होना सबसे छोटा यही चाहिए था, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा इसकी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्यों होता है, देखो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वो छोटे होते हैं, लाइक साइज़ में छोटे होते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इधर पे तो कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर्स हैं। तो हालांकि ये छोटे हैं, तो ये लोन पेयर का जो रिपल्शन होगा ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें नहीं होगा। तो एक्चुअली में इन लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा जो बढ़ती है वो यहाँ पे बढ़ती है, फिर यहाँ बढ़ती है, फिर यहाँ बढ़ती है, फिर यहाँ बढ़ती है। तो एक्चुअली में जो डिस्टेंस होता है इनका बॉन्ड लेंथ, वो सबसे ज़्यादा इसकी होती है, फिर इसकी होती है, फिर इसकी होती है, फिर इसकी होती है, ठीक। अगर बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा इसकी होगी तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम इसकी होगी, ठीक है। तो इसलिए समझ में आया। तो यहाँ पे लिख सकते हो, लिख लो इसमें, दी एटम्स ऑफ सेकेंड पीरियड आर वेरी स्मॉल, दी एटम्स ऑफ सेकेंड पीरियड आर वेरी स्मॉल। ये ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि ये सारे के सारे सेकेंड पीरियड वाले हैं, ये सारे के सारे सेकेंड पीरियड वाले हैं, ठीक है। तब हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो सेम पीरियड में हुए तब ऐसे कैसे कंपेयर करेंगे वो देखो।
सेकेंड पीरियड में है, ठीक है, तो लिखो एटम्स ऑफ द सेकेंड पीरियड आर वेरी स्मॉल एंड some of them have lone pairs and some of there have lone pairs. Due to this small size, the repulsion between the lone pairs is very high. Due to this small size, the repulsion between the lone pairs is very high. ठीक है, अब क्योंकि रिपल्शन हाई हो गया, उससे क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगी। तो लिखो ड्यू टू दिस हाई रिपल्शन, हायर द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, हायर द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, हायर द रिपल्शन, हायर द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, हायर द रिपल्शन। ठीक, नेक्स्ट लिखो ड्यू टू दिस रिपल्शन द बॉन्ड लेंथ ऑफ दीज कंपाउंड्स इंक्रीजेस, है ना, बॉन्ड लेंथ ऑफ दीज या बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस ऑफ दीज कंपाउंड्स मत बोलो क्योंकि ये कंपाउंड्स नहीं है, ये दे आर पार्ट ऑफ द कंपाउंड। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ दीज बॉन्ड्स कह सकते हो, चाहे बॉन्ड लेंथ ऑफ दीज बॉन्ड्स इंक्रीजेस। तो इसमें रिपल्शन जिसका ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ के हिसाब से तुम यहाँ पे चाहे तो लिख लो, बॉन्ड लेंथ के हिसाब से CC बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, फिर NN होगी, फिर OO होगी, फिर FF होगी। ठीक है, ये ध्यान देना। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ काइंड ऑफ प्रूव की जा सकती है, उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। इन सब में देखो FF क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना, एक बॉन्ड बना पाता है, मतलब ऐसे नहीं कि एक के अलावा मतलब F ऐसे करके कुछ कैटिनेशन या चेन बना सके। सेम विद O, एट मैक्स ये ऐसे बनाता है, इसके ज़्यादा ऐसे कभी क्या बोलते हैं इसे, ओजोन में आता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाता। नाइट्रोजन की अगर तुम बात करो तो हाइड्रोजन में ऐसे करके आ जाएगा, लेकिन कार्बन में अगर तुम देखो तो कार्बन में ऐसे करके, फिर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी याद होगी तुमको, ऐसे करके ये कार्बन बना सकता है, बहुत बड़े बड़े चेन्स बना सकता है। ठीक है, जिसमें कार्बन के चारों बॉन्ड बाकी सब कार्बन से जुड़े हो सकते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, है ना, है कि नहीं। तो तुम देखोगे कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में कम हो रही है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है। तो लिख लो इसमें, सिंस द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड इज़ हाई, सिंस द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड इज़ हाई, ठीक है, इट हैज़ द टेंडेंसी to form multiple such bonds. It has the tendency to form multiple such bonds. क्लियर होगी ये बात, ऐसे कई सारे मल्टीपल बॉन्ड्स ये बना सकता है, मल्टीपल सच बॉन्ड्स, बिकॉज ऑफ एनर्जी सच बॉन्ड. दिस गिव्स राइज टू इट्स peculiar property of catenation. This gives rise to a peculiar property of carbon called catenation. A peculiar property of carbon called catenation. As the bond energy decreases from left to right, as the bond energy decreases from left to right, the property of catenation या जो ability to catenate, ability of catenation also decreases. जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर रही है वैसे वैसे तुम्हारा क्या कहते हैं, जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर रही है वैसे वैसे तुम्हारी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी डिक्रीज कर रही है, डिमिनिश कर रही है, वो एबिलिटी जो है वो डिमिनिश कर रही है. आर वी क्लियर अबाउट दिस? ओके, नाउ अगर मैं इसको और नेक्स्ट वाले को कंपेयर करूँ, लेट्स से मैं इफ़ आई कंपेयर इट विथ एसआई, ठीक है, एसआई भी बनाता है, एसआई भी बना, या चलो ऐसा करते पहले इसमें जैसे हमने ये सेकेंड ग्रुप के सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को कंपेयर किया, अगर मैं ऐसे ही थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को कंपेयर करूं, थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे भाई? एसआई का एक बॉन्ड होगा, पी का एक बॉन्ड होगा, एस का एक बॉन्ड होगा, और तुम बात करो Cl का एक बॉन्ड होगा. अब तुम बोलोगे कि सर इसमें भी ऐसी होगा, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर्स हैं, इसमें 3 लोन पेयर्स हैं ईच एटम में, तो इसमें कम रिपल्शन होना चाहिए, इसमें ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा. लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि यहाँ पर ये साइजेस बड़े हैं तो रिपल्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है. तो इस केस में जो ये ऑर्डर था एग्जैक्ट रिवर्स कर जाता है. यहाँ पर तुम्हारे क्योंकि ये छोटे एटम्स हैं तो इसलिए इनका
जो बॉन्ड लेंथ होती है वो छोटी होती है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाती है इसकी, इस तरीके से हो जाता है। तो ये उल्टा हो गया, देख रहे हो, ये उल्टा हो गया। वहाँ पर कार्बन मतलब 14th 17 16 हाँ 14th ग्रुप वाले की सबसे ज़्यादा थी बॉन्ड एनर्जी, यहाँ पे 14th ग्रुप वाले की सबसे कम हो गई। क्लियर होगी बात? क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज। ठीक, और बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड एनर्जी जो है वो इस तरीके से वेरी करेगी जैसे यहाँ पे मैंने दिया है। और जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, तो तुम देखोगे कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर कम होती है। गॉट इट? तो लिख लो इसमें, तुम इस तरीके से देख सकते हो कि बॉन्ड एनर्जी जो है, अच्छा एक सेकेंड, ये क्लियर हो गया? पहले तो ये लिख लो। तो अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करी जाएगी, तो ये रेशो होगा। लेकिन अगर मान लो इसी को मैं इसके करस्पॉन्डिंग सेकेंड पीरियड वाले से कंपेयर करूं, ठीक है, मैं इसको मिटा लेता हूं। अगर मैं बॉन्ड एनर्जी में SI वाले बॉन्ड को CC बॉन्ड से कंपेयर करूं और फिर SI के बाद PP बॉन्ड को NN बॉन्ड से कंपेयर करूं, ठीक है, एक मिनट, इसको नहीं, इनको कंपेयर करते हैं पहले तो, क्योंकि उसका जो बिहेवियर होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और अगर मैं FF को CL से कंपेयर करूं तो यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। और इनफैक्ट इट विल बी लाइक दिस कि जो बॉन्ड एनर्जी है दैट बॉन्ड एनर्जी विल बी हायर फॉर दिस एंड दिस। सॉरी, उल्टा कर दिया क्या? हाँ, CL ये थर्ड पीरियड हो गया और ये सेकंड पीरियड हो गया, ठीक है ना। P3 एंड P2 ये आएगा F, ठीक है। तो उल्टा कर दिया यार, ये इनकी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा है, इसके बीच में रिपल्शन ज़्यादा है, इसके बीच में रिपल्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देम, तो इस वजह से इनकी एनर्जी कम होगी, इनकी ज़्यादा होगी। क्लियर होगी बात? ये ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर मैं CC की बात करूँ, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तुम बोलोगे सर सेम है, यहाँ पर ये छोटा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पर रिपल्शन कम होगा। लेकिन बाबू ये भी तो सोचो कि कार्बन पे तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, यहाँ पे भी कोई लोन पेयर नहीं है। गॉट इट? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है तो ये स्मॉल साइज़ है, साइज़ स्मॉल है, ये साइज़ बड़ा है। साइज़ स्मॉल होगा तो इसके बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी होगी। तो अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूँ तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ज़्यादा। इसमें क्या था, अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पे हम लोन पेयर के बेसिस पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोन पेयर के बेसिस पे देख सकते हैं, ठीक। इधर पे जो है इनके बीच में, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं तो हमें उस तरीके से देखना होगा। गॉट दिस? तो लिखो, सिंस कार्बन एंड C and SI do not have a lone pair, since C and SI do not have a lone pair, ठीक है, there will be no repulsion, and because of the small size of carbon the bond length of single bond C will be higher, smaller. CC bond जो होगा स्मॉलर होगा, और अगर ये स्मॉल होगा तो बॉन्ड एनर्जी हाई होगी। तो लिखो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड इज हायर देन दैट ऑफ SI बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड इज़ हायर देन दैट ऑफ SI बॉन्ड, ठीक है। अब क्योंकि CC बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो वो स्टेबल भी है। तो लिखो, हायर बॉन्ड एनर्जी मीन्स हायर स्टेबिलिटी, हायर बॉन्ड एनर्जी मीन्स हायर स्टेबिलिटी एंड हायर एबिलिटी टू कैटिनेट। इन दोनों में अगर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी देखी जाएगी तो इसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, बहुत कम होती है। तो लिखो, इसकी हायर द बॉन्ड एनर्जी, हायर द स्टेबिलिटी, दैट मीन्स हायर द एबिलिटी फॉर कैटिनेशन। गॉट दिस? ठीक है जी, ये तुम्हारे पास कुछ बहुत बेसिक चीज़ें आ गई, ठीक। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं, देन वी कैन कंक्लूड दिस। अगर मैं बात करूँ
F2 Cl2 Br2 एंड I2 की, तो इसमें बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी कैसे वेरी करेगी। तो इसमें ये देखो, यहाँ पर F है, ये F2 हो गया, Cl है, ये Cl2 हो गया, ये Br है, Br2 हो गया, ये I है। तो तुम किसी भी तरीके से जो पिछले 3 थे, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो 0 है, एटॉमिक साइज़ की बात करें तो भी वो काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, कोई एक ऐसा नहीं कि एक सेम और बाकी को हम डिफरेंस को हम देख रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर इनके बीच में सिंपल सी बात है, सबसे छोटा है ये, फिर बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो अगर हम एटॉमिक साइज़ के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा तो बड़ा ये है, तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम इसकी होनी चाहिए। तो बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से, बॉन्ड लेंथ नहीं लिख रहा हूँ, सबको समझ में आ गया होगा, बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि इनके जो ये सेकंड पीरियड का है, ठीक है, ये सेकंड पीरियड का है। अब क्योंकि ये सेकंड पीरियड का है तो दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर मोर देन देम और देम। तो ये बहुत ज़्यादा रिपेल करता है, और इतना रिपेल करता है कि इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसकी इतनी कम हो जाती है कि सबसे ज़्यादा इसकी रह जाती है। फिर Br की सेकंड आती है, ये एक्सपेरिमेंटल है, इसमें कोई ऐसे एक्सप्लेनेशन लेने या मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पर आ रहा है। यूजुअली ऐसा होता है कि भाई Cl के से कम होना चाहिए, लेकिन ये Br से भी कम हो जाती है, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी का एक्चुअल जो है वो ये है, ये वाला नहीं है। ये हमें लॉजिक के हिसाब से आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आता ये है बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन, ठीक है। तो लिखो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्शन द बॉन्ड लेंथ ऑफ F2 increases and becomes more than that of Br2, increases and becomes more than that of Br2, ठीक है, more than that of Br2, got it, ठीक है। तो Br2 से ज़्यादा हो जाएगी अगर बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड एनर्जी भी उसी हिसाब से आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारे बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। एंड नाउ राइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी विच इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ योर चैप्टर, ठीक है। ये लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, ठीक है। तो लास्ट सेक्शन, ठीक है। चलो अब लिखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? भाई VBT हमारे पास था जिसमें हमने VSEPR और लगा दिया, हाइब्रिडाइजेशन और लगा दिया, तो जो भी कुछ थोड़ा बहुत था वो हमें आराम से समझ में आ जाना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा पंगा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है, जैसे अगर हम किसी थियरी की बात करें तो कोई भी थियरी कैसे आती है कि वी हैव अ सर्टेन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, हम उन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करते हुए थियरी देते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। जैसे पुलिस वाले कुछ कहानी बनाते हैं ना कि उनके पास कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे भी सुशांत सिंह राजपूत, या लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, किसी भी अगर मर्डर या किसी भी ऐसी मिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, जैसे शेरलॉक होम्स याद होगा तुमको, या कुछ ऐसी मर्डर मिस्ट्रीज जो हों, उनको अगर तुम देखो तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो डिटेक्टिव होता है, जो इंस्पेक्टर होता है, उसके पास खूब सारे एविडेंसेस होते हैं। अब वो उन एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए एक कुछ कहानी बनाता है ना, और उस कहानी में इन सबको फिट करता है। अगर कोई ऐसी कहानी जो इन सबको फिट कर लेती है, ठीक, अगर वो कहानी वो बना पाए तो क्या होता है, उसको कहते हैं कि ये इसकी मर्डर मिस्ट्री या मर्डर थियरी है, ठीक है। तो सेम वे हमारे पास ऐसी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ठीक, उन ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए कुछ थियोरेटिकल या थियराइज किया जाता है कि ऐसा कुछ हो रहा हो, कुछ कहानी बनाई जाती है। वो जो कहानी होती है, अगर वो सब के सारे एविडेंसेस को एक्सप्लेन कर दे तो हम कहते हैं कि भाई ये थियरी हो गई, ये थियरी काम करती है। एक्चुअली में जो वर्किंग है इस पर्टिकुलर चीज़ की वो इस तरीके की है। जब मॉलिक्यूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी या VBT की बात करें, दे आर देयर टू एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल्स, है ना। तो मॉलिक्यूल्स को के सारी जो ऑब्जर्वेशंस अगर उनको एक्सप्लेन कर दे तो वो थियरी वैलिड हो गई, ठीक है। तो VBT काफ़ी समय तक वैलिड रही, लेकिन फिर उसमें फ्लॉज दिखने लगे, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस आए जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो फिर क्या किया, उसको हटाया, इम्प्रूव, या तो इम्प्रूव किया गया, हटा दिया गया।
तो पहले इंप्रूव करते करते एक लेवल तक ले आए, जब फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया तो उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, उसको वैलिडेट मतलब उसका वैलिडेशन ख़त्म हो गया। ठीक है, सेम वे कि जैसे मान लो कोई लॉयर है या यूँ कह लो कि किसी भी केस में, पुलिस वाले किसी केस में, मूवीज़ देखी होंगी यार इसलिए मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर कोई थ्योरी बनाई होती है कि भाई इस तरीके से कुछ मर्डर हुआ होगा, लेकिन मान लो कोई नया एविडेंस सामने आ जाए, अगर कोई नया एविडेंस सामने आता तो फिर क्या होता है, देन इट अगेन वो जो थियरी अगर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती तो नई थियरी ईजाद की जाती है, नई कहानी ईजाद की जाती है। ठीक है, तो कहानियाँ हैं ये भी, वीबीटी भी एक कहानी है, एमओटी भी एक कहानी है। तो वीबीटी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाई, कुछ चीज़ों को नहीं, एमओटी कुछ और चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो एमओटी की अगर हम बात करें, एमओटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि वीबीटी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, विच वर दोज ऑब्जर्वेशन, जैसे He2 मॉलिक्यूल है, हीलियम का मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, इस बात के बारे में वीबीटी कुछ नहीं कह पाता। दूसरी चीज़ ऑक्सीजन जो है O2, O2 को अगर तुम देखो तो O2 कैसा होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक, तो ऑक्सीजन की बात करें अगर हम, ऑक्सीजन का जैसे ये 2s2 होता है, 2p4 होता है, यही है ना। अगर मैं इसे बनाऊं तो किस तरीके से बनाऊंगा कि भाई यहाँ पर इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे होंगे, है ना, दे मस्ट बी लाइंग देयर लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा, अगर मान लो मैं ऑक्सीजन को ऐसे ही, क्योंकि O2 की बात हो रही है ना, मैं उल्टा बना दूं तो यहाँ पे क्या होगा, अरे एक सेकंड, गलती से मिस्टेक हो गया, लेट्स से मैंने ऐसा कुछ बना लिया, तो ये क्या होंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये कंबाइन कर जाएंगे, ये कंबाइन कर जाएंगे। तो कंबाइन करने के बाद तुम्हारे इन दोनों के बीच में ये दे बोथ विल पेयर। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी सारे के सारे पेयर्ड है, यहाँ पे भी सारे के सारे पेयर्ड है, और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, ये चारों के चारों, तो ये भी पेयर्ड हो जाएंगे। तो सारे के सारे पेयर्ड है, ठीक है, सारे के सारे पेयर्ड हैं। ठीक है, तो जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो इस तरीके का एटम को या इस तरीके के मॉलिक्यूल को या आयन को हम डायामैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, अभी उसके बारे में बता देता हूँ, डायामैग्नेटिक कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब एक्सपेरिमेंटेशन किया गया तो पता चला कि जो ऑक्सीजन है वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये अभी लिखवाऊंगा ऐसे में, टेंशन मत लो। तो यहाँ से तो वीबीटी के हिसाब से तो वो डायामैग्नेटिक आ रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो वो पैरामैग्नेटिक आ रहा है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे जो कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसमें लिखो फेलियर्स ऑफ या ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी। तो पहले ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी बोलते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, जो हम पॉइंट्स लिखेंगे, लिखो उसमें ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी। तो लिखो अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 शुड बी डायामैग्नेटिक इन नेचर। अकॉर्डिंग टू डायामैग्नेटिक, इस तरीके से लिखते हैं भाई, डायामैग्नेटिक। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ होती है उसको कहते हैं हम पैरामैग्नेटिक। ठीक है जी, इसको और इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा साथ साथ, इसी पॉइंट के बाद बताता हूँ। ठीक है, लिखो अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 शुड बी डायामैग्नेटिक इन नेचर, बट डायामैग्नेटिक इन नेचर मतलब ब्रैकेट में लिखना है दैट इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कॉमा, बट एक्सपेरिमेंटली इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, है ना, एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो होना ये चाहिए, है ये। अब ये है क्या डायामैग्नेटिक में? देखो इसमें बहुत सारी और चीज़ें आएंगी, दो चीज़ें बताऊंगा, उतना हमारे केमिस्ट्री को डील करने के लिए काफ़ी है। बाकी चीज़ें फिजिक्स में आती है सेकेंड ईयर में, मतलब 12th में। अगर हम तुम देखो इसमें क्या है, नो
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, जैसे इस वाले केस में आते हैं, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और अगर अनपेयर्ड नहीं होगा तो हम उसे डायमैग्नेटिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो, डायमैग्नेटिक जो होते हैं वो वीकली रिपेल्ड होते हैं, वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में ये वीकली रिपेल होते हैं। ठीक है, रिपेल हो जाएगा। जैसे तुमने देखा होगा दो नॉर्थ पोल को साथ में रखो तो दे रिपेल ईच अदर, मतलब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो वो साथ साथ आगे बढ़ेगा। यहाँ पर भी सेम है कि कहाँ था, हाँ, यहाँ पर भी सेम है ये, लेकिन ये वीकली रिपेल करता है। इसी चीज़ को इसका जस्ट ऑपोजिट कह लो। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ये वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्ट। तो जो तुम्हें मैंने बोला कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये डायमैग्नेटिक नहीं पैरामैग्नेटिक है। वो क्या कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल बी अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिपेल्ड, है ना। अगर डायमैग्नेटिक होता तो ये रिपेल होते, लेकिन वो अट्रैक्ट हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई यार डायमैग्नेटिक वीबीटी के हिसाब से आ रहा है तो ये रिपेल होना चाहिए, लेकिन ये तो अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। गॉट इट। नेक्स्ट लिखो, इसको भी लिख लेना भाई। नेक्स्ट लिखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। जैसे फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर H2 की बात करो, H2 होता है H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, लुइस जो इसका स्ट्रक्चर है इस तरीके का होगा। अगर मैं H2+ भी एग्जिस्ट करता है तो H2+ का मतलब क्या हुआ, H2+ का मतलब हुआ HH, ठीक है। इस तरीके से तो मैं इसे बना ही नहीं सकता। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है, बॉन्ड 1 है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पे हाफ है। गॉट इट। तो ये हाफ को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया बीबीटी। सेम वे अगर तुम O की देखो, O2 में क्या है, O डबल बॉन्ड O मतलब O, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अगर मैं O2 पॉजिटिव की बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा O, ठीक है, ये O+। गॉट इट। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3/2 आ गया, यहाँ पे 2 है। अगर मैं इसी तरीके से N2 की बात करूं, N2 में क्या है, सेम, यहाँ पे 3 होंगे, ठीक है। N2 में अगर तुम देखो तो N2 कैसा होता है, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, ये हो गया। अच्छा, अगर मैं N2+ की बात करूं तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो भाई, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया। तो यहाँ पर अगर तुम बॉन्ड ऑर्डर देखो तो 3 है, यहाँ पर अगर तुम देखो तो 5/2 है। क्लियर इनफ, ठीक है जी। तो लिखो इसमें, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर फ्रैक्शनल। मतलब फ्रैक्शनल बॉन्ड्स कैसे हो सकते हैं, हाफ बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड, 2.5 बॉन्ड, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एग्जाम्पल्स लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, है ना। He2 जो था वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, बाकी क्यों करते हैं वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। लिखो, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो He2 मॉलिक्यूल जो होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना He2 मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कुड नॉट एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जैसे NO2 की बात करो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, कुड नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। अब मेन पॉइंट्स लिखो। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो उसको समझने के लिए ऐसे देखो कि VBT में तो क्या होता था कि एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते थे, उनके ऑर्बिटल्स जो होते थे वो ओवरलैप करते थे, येट दे यूज्ड टू रिटेन देयर आइडेंटिटी, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और फाइनली मॉलिक्यूल के अंदर भी एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही रहते थे। लेकिन MOT क्या कहता है कि जो एटम है अपनी आइडेंटिटी
आइडेंटिटी नॉट एंटिटी, अपनी आइडेंटिटी ख़त्म कर देता है, ठीक है। मॉलिक्यूल फिर एज अ होल बचता है, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे एटम्स के इन्फ्लुएंस में होंगे, वो पॉलीसेंट्रिक होंगे, गॉट इट। तो ये सब चीज़ें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है। सिंपल सी बात है, जैसे अगर मैं बात कहूँ, देखो दो चीज़ें समझाता हूँ इसमें, तुम्हें समझ में आएगा वो क्या कहना चाह रही है जो थ्योरी है ना। देखो पहली चीज़ थ्योरी तो वो ये कह रही है, पहली थ्योरी या पहला पार्ट जो है वो ऐसा कह रहा है कि भाई देखो, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, जैसे मान लो ये PZ है, ये भी PZ है, ये कंबाइन करेंगे तो कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई, क्लियर है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या होता है, ये इस तरीके से अगर कंबाइन करे तो ये कुछ इस तरीके का बना लेते हैं। तो तुम देख रहे हो कि ये तो अपनी एंटिटी खो चुके हैं, कुछ नया बन गया। पहली चीज़ कि अपनी आइडेंटिटी खो दी। दूसरा पॉइंट क्या बोला था मैंने, हाँ पॉलीसेंट्रिक होंगे या एक से ज़्यादा एटम की इन्फ्लुएंस में होंगे। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, या यहाँ पे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर मैं बात करूँ लेट्स से ही H की बात करूँ, तो H के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसके H की मैं बात करूँ तो इसका जो सेंटर है उसके, तो ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इस एटम की, सॉरी इस न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस में है। लेकिन जैसे ही तुम अगर H2 की बात करोगे, है ना, H2 की बात करोगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब इसकी इन्फ्लुएंस में भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी इन्फ्लुएंस में भी है। मतलब इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस दोनों के इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों की इन्फ्लुएंस में है, तो हम इसको पॉलीसेंट्रिक बोल सकते हैं, है ना। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस में है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में था। तो VBT इसको बहुत बताती है और MOT इसको बताता है, ठीक है। तो लिखो इसमें, सबसे पहले लिखो अकॉर्डिंग टू VBT एटम डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, ब्रैकेट में लिख लेना एग्जिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू VBT एटम डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, ब्रैकेट में एग्जिस्टेंस, कॉमा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, उससे आइडेंटिटी लूज नहीं होती थी अकॉर्डिंग टू VBT। लेकिन अकॉर्डिंग टू MOT लिखो, बट अकॉर्डिंग टू MOT एटम विल लूज इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट अकॉर्डिंग टू MOT एटम विल लूज इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एटम जो होता है वो कंप्लीटली लूज कर देता है अपनी आइडेंटिटी और सब ऐसे खिचड़ी मिल के एक बेसिकली मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है। द एवरीथिंग इज वन मॉलिक्यूल, देयर आर नो सेपरेट एटम्स। जैसे अगर तुम बात करो खिचड़ी की, तो खिचड़ी में क्या है, तुम चावल डालोगे, हल्दी डालोगे, नमक डालोगे, थोड़ा तेल डालोगे, थोड़ा आलू डालोगे, थोड़ी शायद तुम दाल डाल दो या गोभी डाल दो, क्या ऐसी सब्जियां भी तुम डाल दोगे। तो जब कोई खिचड़ी या पुलाव तुम बनाते हो तो उसमें तुम फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना, नमक कहाँ पे है, हल्दी कहाँ पे है ना, इट्स एवरीवेयर, गॉट इट। तो यहाँ पर ये समझो तुमने एटम्स को ऐसे मिक्स कर दिया और इट हैज़ बिकम ना वन एंटिटी नाउ, इट इज़ नॉट जस्ट पार्ट कि एटम्स लगे हुए एक दूसरे के साथ में, द होल थिंग इज़ एन एंटिटी इन इटसेल्फ, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके इनको लिखो, ठीक है। तो इसमें लिखो भाई MOT कंसिडर्स एंटायर मॉलिक्यूल एज अ यूनिट, MOT कंसिडर्स, अब देखो हाँ, AO मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, MO मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये ध्यान रखना, मैं ऐसे करके ही बोलूँगा AO और MO, ठीक है। AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, MO का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लिखो द MOT या MOT कंसिडर्स द एंटायर मॉलिक्यूल एज अ यूनिट with all the electrons moving under the influence of, entire molecule as a unit with all the electrons moving under the influence of all the nuclei present in the molecule, जितने भी nuclei हैं उन सब की influence में होगा, under the influence of all the nuclei present in the molecule, ठीक है। That means each electron belongs to the molecule as a whole, ठीक है। That means
each electron belongs to the molecule as a whole and may move within the entire molecule and may move within the entire molecule। ये कुछ केसेस में होता है, जब पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और रेजोनेंस होती है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड मे मूव विदिन द एंटायर मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ठीक है। दैट्स वाई एओज आर मोनोसेंट्रिक, दैट्स वाई, सेकेंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट जो भी है इसको लिखो, दैट्स वाई एओज आर मोनोसेंट्रिक, मतलब एक ही सेंटर या एक ही न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है मोनोसेंट्रिक होंगे, लेकिन जो एमओ होंगे वो पॉलीसेंट्रिक होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो लिखो वाइल अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज़ पॉलीसेंट्रिक, ठीक है। वाइल अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एमओ इज़ पॉलीसेंट्रिक, ठीक है। गॉट इट। तो ये चीज़ लिख ली। नेक्स्ट लिखो, जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, just as the electron of an atom